नुमान इशाल फातिमा केस में उन चारों लड़कों का बयान सामने आ गया और ऐसे ऐसे उन लोगों ने इंकशाफात किए हैं ना कि उनसे ये बात वाज़ह हो जाती है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। पिल्स का सामान वगैरह ये भी बच्ची खुद लेके गई है। लड़की पहले भी नशा करती थी, पहले भी ये घर से चली गई थी। अच्छा कुड़ी लीलू रहमान दे नाल दी जदों दी तबीयत बिगड़ी है ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ अक्सर बेशतर ये घर से चली जाती थी। वही चारों लड़के जो फंसे हैं इस टाइम, जो वही चारों लड़के जो फंसे हुए हैं। मतलब उन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया, क्या हुआ क्या एग्जैक्टली हुआ क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इस सारे केस को जो रिपोर्टर कवर कर रहा था, मैं चाहूंगी कि उसके ये आप मेन जरा बातें सुने, जिसको लेकर इशाल फातिमा के पेरेंट्स भी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके भी डबल स्टैंडर्ड कह लें या अलग अलग बातें कह लें, वो सामने आती हैं। और इसके पेरेंट्स ने, इशाल फातिमा के पेरेंट्स ने कुछ बातें, कुछ इल्ज़ाम SHO पर भी लगाए हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको उन सारी बातों की डिटेल्स बताऊंगी। हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 291। वी बिलीव कि इस वीडियो के अंदर आपको एक्सक्लूसिवली जो इशाल फातिमा केस से रिलेटेड हैपनिंग्स हुई हैं, जो अपडेट्स हैं, वो सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा नुमान, जो रिपोर्टर है वो बताता है कि 9:30 बजे रात को 7 तारीख को इशाल फातिमा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल जब लाते हैं वहाँ पे ये कुछ घंटे रहती है, वहाँ से फिर इसको DHQ ले जाते हैं। अच्छा। जब DHQ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वहाँ पर पता लगता है कि इसका BP बहुत ज्यादा लो है, ब्लड प्रेशर इनका लो हो गया था। जब उन्होंने चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो था। और साथ साथ फिर जैसे वो फर्दर रिपोर्टर इनके बारे में और भी जो है रिपोर्टिंग करता है, पता लगाता है, तो ये चीज़ सामने आती है। डॉक्टर से वो जब खुद जाकर बात करते हैं तो वो बात ये सामने आती है कि उसके साथ ना कोई ज्यादती हुई है ना तशद्दुद हुआ है। ये अच्छा। दोनों बातें इसके पेरेंट्स की गलत हैं। डॉक्टर्स ने खुद पहले ही लम्हे कह दिया था लड़की को देख के, ना कोई ज्यादती है ना तशद्दुद है। और मेरी सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस चीज़ ने हैरान किया था वो ये कि जब इस लड़की के पेरेंट्स को ये बताया जाता है, खसूसन इसके बाप को, कि कोई ज्यादती नहीं हुई, बट वो फिर भी अपनी इस बात पे बस जिद है कि नहीं भाई ज्यादती हुई है, उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। वाई? देखिए, बात यह है कि होना ना होना वो तो एक अलग चीज़ है। एक बेटी के साथ उसके बाप की सबसे पहले जो चीज़ अटैच्ड होती है ना, वो फीलिंग्स होती हैं। और मेरे ख्याल से आपको तो शुक्र का कलमा पढ़ना चाहिए जब आपके कानों में या आपको ये सुनने को बात मिली कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं लेकिन था। मुझे टेंशन इस बात की कि इस बाप की जुबान थोड़ी सी भी लड़खड़ाई नहीं है बात करते हुए कि मेरी बेटी साथ ज्यादती हुई है। हाँ। मतलब कि बाप का तो जो जिगरा होता है वो फट जाता है कि यार ये बात सोच कर ही कि मेरी बेटी ठीक है, जान से गई तो गई, लेकिन अब मैं ऑन मीडिया हजारों लाखों लोगों के सामने उसकी इस चीज का ऐलान कर रहा हूँ कि मेरी बेटी साथ ज्यादती हुई है। विच इज़ हिलेरियस। मतलब ऐसा कौन बाप करता है यार, ठीक है ना, स्पेशली वो बाप जिसको अपनी बेटी से 0.1% भी मोहब्बत हो। लेकिन उसकी मोहब्बत का लेवल क्या था वो तो हम ऑलरेडी आपको अपने पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि उसने इतनी आज़ादी दे रखी थी कि वो हफ्तों दूसरे शहर में रहती थी, बहुत सारे लड़कों के साथ शायद रिलेशन में भी थी। खलीलुर रहमान के साथ इनके तल्लुकात थे कि ये लड़की पहले भी आइस और पिल्स वगैरह इस्तेमाल करती थी। 2 माह कबल पहले भी ये घर से चली गई थी। हम किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, बट जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसी के मुताबिक आपके साथ ही सारी डिस्कशन और कर वो रहे हैं। चीज़ सामने क्या आ रही है, अब आप इस रिपोर्टर की ये बात सुने। यहाँ पर नुमान उसने वाज़ह तौर पर बता दिया कि ये स्टार्ट से नशा करती थी। ओह। इसकी रिपोर्ट्स में ये चीज़ भी सामने है, ये कोई पहली दफ़ा ड्रग नहीं कर रही थी। यहाँ पर रिपोर्टर ये बात भी बताता है कि मैं रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि अच्छा कौन सी बात कहाँ से हम लोगों ने पिक की है। हम लोग खुद से किसी पर भी एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टर ये बात भी करता है कि उस रात 4 तारीख को ये पिल्स एंड ड्रग्स खुद अपने साथ लेकर गई थी। जो इसके फादर ने एलिगेशन लगाया ना कि मेरी बेटी ड्रेस वो उठाने गई थी टेलर से और उसके बाद स्लिप लेने गई थी तो इसके पैसे और मोबाइल नहीं बचे, तो आपकी बेटी ने उन पैसों से ड्रग्स खरीदे थे। ये रिपोर्टर बात कर, वो अपनी मर्जी से गई थी। पिल्स का सामान वगैरह ये भी बच्ची खुद लेके गई। ओह माय गॉड। और मेरे ख्याल से अगर एग्जैक्टली पता चल जाए ना कि उसने कहाँ से बाई की थी तो शायद इसकी कोई CCTV फुटेज भी मिल जाए। और अगर प्रॉपर उसकी डेट, मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज प्रॉपर बैठें और वो इस लड़की को ट्रैक करें, इसकी मूवमेंट, तो समहाउ बड़े इजीली पता चल जाएगा कि इसकी उस दिन मूवमेंट थी कहाँ, कौन से मेडिकल स्टोर में की क्या। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, इस तरह की कोई भी फाइंडिंग्स पब्लिक में नहीं आएंगी। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी आप कह लें कि डिग्निटी को मद्देनज़र रखते हुए कभी भी एक दुनिया से चले जाने वाले इंसान के लिए इस तरह की वो चीज़ों को एक्सपोज नहीं किया जाता। ये मैंने पाकिस्तान का ट्रेंड हमेशा से देखा है। जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है उसकी आप कह लें उसकी पर्देदारी ही की जाती है, जो कि एक देखा जाए तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा रखें। बट जो बातें मीडिया में चल रही हैं,
जो हमें सुनने को पेरेंट्स खुद बात कर रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद हम लोग कौन होते हैं? हम लोग तो अपना फेयर फीडबैक देंगे जो सारी ऑडियंस से या फिर सारी न्यूज़ चैनल से हम लोग सुन रहे हैं। Exactly. उसके साथ अनुमान यहाँ पर कुछ चीज़ें ये भी सामने आती हैं। रिपोर्टर ये भी बताता है कि ये और खलील आपस में रिलेशन में थे, Okay. ठीक है, और ये उससे बहुत दफ़ा पहले मिल चुकी थी और उस दिन ये अपनी मर्जी से गई थी। Okay. ये मर्जी वाली बात इस रिपोर्टर को बताई है पुलिस वालों ने। पुलिस वाले जो हैं अभी अपना फेयर फीडबैक इसलिए नहीं दे रहे, कोई भी स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि लड़की का मामला है, लड़की की डेथ हो चुकी है और जो 4 लड़के हैं उनका अभी तक जितना भी इंटरव्यू उन्होंने लिया या जितनी भी इन्वेस्टिगेशन आई है वो लोग कहीं से भी मेन गिल्टी नहीं लग रहे। इसलिए जो पुलिस वाले हैं वो अपनी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर फिर सबको पता लग जाएगा कि अच्छा मामला असल में था क्या। देखिए, बात मैं वही करूँगा कि ठीक है, एक बच्ची थी, चाहे वो नशा करती थी या कुछ भी थी, जैसे वो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा प्यारी थी ना, और उसके जाने के बाद उसके पेरेंट्स वावेला मचा रहे हैं, वैसे ही वो 4 भी किसी के जिगर के टुकड़े हैं। ठीक है, वो चाहे कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो भी नशा कर रहे हैं, या जो भी उनका XYZ लाइफस्टाइल है उसके अंदर से, वैसे मैं आपको सही बताऊं तो एक आधे की शक्ल तो ऐसी है जो कि वो होता है ना कि समटाइम किसी एक ही गलती की वजह से 2-3 जो होते हैं ना वो एम ही साथ रगड़े जाते हैं, तो कुछ वैसा भी उनकी सिर्फ फेस को देखकर मुझे फिलर आ रहा है। ठीक है, क्राइम अगर उन्होंने कोई किया होता तो वो चीज़ सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होती। दूसरी बात, अगर वो कोई ट्रेंड क्रिमिनल होते तो वो इस चीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि वो ये जानते हुए भी कि जहाँ पर जगह जगह कैमरे हैं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो ट्रैक हो जाएंगे, वो जाकर लड़की को हॉस्पिटलाइज करते। और अगर आप थोड़ी सी भी इस बैक स्टोरी को अंडरस्टैंड करें जो आपने एक्सप्लेन भी की थी कि दे ट्राइड देयर बेस्ट कि पहले उसको वो घर में ही रेस्क्यू करके उसको भेजे, क्योंकि एक लड़की जो ऑलरेडी 6-6, 7-7 दिन घर से बाहर रही, तो उनकी कोशिश यही थी कि अच्छा इसको ठीक करके ही घर भेजा जाए ताकि वो कुछ भी घर जाकर फिर बहाना लगा दे। ये तो अब उसकी बदकिस्मती कि वो बेचारी जो है वो उस तरह से सरवाइव नहीं कर पाई और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि एक तो वो ऑलरेडी शुगर की पेशेंट थी, इंसुलिन ले रही थी, फिर ब्लड प्रेशर का मसला, फिर जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वो ये कि एक बड़ा ही कोई ले मैन ही होगा वो जो आकर ड्रिप लगा कर चला जाता है, या जिसको उसकी कंडीशन का ही नहीं पता, उसने डायग्नोज नहीं किया, बस उसने उसको वो मेडिसिन दी। वो मेडिसिन कौन सी दी गई ये भी रिपोर्ट्स के अंदर आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या दिया क्या गया था इसको। नुमान, इससे पहले मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं जो उन 4 लड़कों ने बताई है। मैं चाहूंगी कि आप इसके पेरेंट्स की ना जरा ये वाली बात देखें। 5 दिन जो रही है वो क्या करते रहे बच्ची के साथ? देखिए, मैं अगेन वही बात करूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बच्ची जितने दिन घर से बाहर है उतने दिन उसके साथ रेप हो रहा है, तो फिर तो इस चीज़ को पहले फिगर आउट करना चाहिए कि जब ये पहले 1 हफ्ते के लिए लाहौर आई थी तो वो 1 हफ्ता आपने रेप क्यों होने दिया? दैट इज़ माई क्वेश्चन। या इससे पहले जब वो घर से बाहर निकल रही थी, क्या तब आपको ये ख्याल नहीं आया कि आपकी बच्ची के साथ तो रेप भी हो सकता है? ठीक है, ये बात समझने वाली है कि वो आपने बच्ची इतनी मैच्योर कर दी थी कि वो बड़े आराम से अपने डिसीजंस खुद ले रही थी, इवन दो शी वाज 17 ईयर्स ओल्ड। बट हमने क्या देखा है हमारी सोसाइटी के अंदर कि कुछ लड़कियां 14-15 साल के अंदर भी इतनी ज़्यादा बागी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा बोल्ड हो जाती हैं। आपको वो कराची का वाक़या याद होगा ज़ैनब का, जो ऑल द वे लाहौर आकर शादी कर लेती है। वो फिर बाद में फादर ने इतनी फ़ाइट की, इतनी तगोदो की, फिर जाकर वो वापस आई। बट पॉइंट इज़ कि समहाउ आपने अपनी बेटी को इतना पुश किया हुआ था, इतना आज़ाद किया हुआ था कि वो इस तरह के काम कर रही थी। ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आप खामखा का एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? दैट इज़ माई क्वेश्चन। ठीक है, आपकी बेटी की डेथ हुई, ये समझ में आता है कि आपको उस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है, बट डायरेक्टली रेप का एलिगेशन ही लगा दिया भाई। उसके अलावा नुमान, ये सिर्फ रेप का एलिगेशन नहीं, यहाँ पर ये 2 एलिगेशन हमारे सिस्टम पर भी लगाते हैं। वो ये है कि रिपोर्ट्स चेंज हुई हैं, इन्होंने डॉक्टर्स को कोई पैसा दिया है और इसकी गलत रिपोर्ट्स, इनिशियल रिपोर्ट्स जो थी वो चेंज करवा दी हैं, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट होती है उसकी फोरेंसिक होकर उसी पर ही फर्दर वो रिपोर्ट्स आती हैं। वो जो होते हैं इनके जो सैंपल्स गए होते हैं उनके थ्रू, तो ये कह रहे हैं कि वो वाली रिपोर्ट्स भी गलत आएंगी, उसमें भी यही चीज़ होगी कि मेरी बेटी साथ ना ज्यादती हुई है ना उस पर कोई तशद्दुद था, तो ये बिल्कुल रिपोर्ट्स चेंज हैं। रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया, किसके कहने पे चेंज हुआ है? MS को खरीदा है, जिसको भी खरीदा। एक और बड़ी बात जो ये लगाते हैं पुलिस स्टेशन वालों पर, वो ये लगाते हैं कि SHO ने हमें धमकाया है, हमें गाड़ी में बिठाया है और हमें ये कहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम हमें खुलकर कहानी नहीं बता रहे हो। SHO साहब बहस कर रहे सन के तुसी उन्हां दे नाल रले हो, साडे उत्ते ए दबाव पा रहे हैं कि तुसी दमदा सीधी गल नहीं दसेंदे, गलत गल दसेंदे। उन्हें पता है सारा कुछ। मेरे साथ गाड़ी में बैठो। असल में रीच होता पता क्या है, पुलिस भी ना बेचारी थक जाती है समटाइम।
क्योंकि लोग तो बयान देकर भाग जाते हैं, रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि अच्छा जी ये हुआ, भागो। पुलिस वाले क्या करते हैं ना कि वो उन्हें एक इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि अच्छा यार किसकी गलती, किस केस में क्या हो सकता है, तो वो इसलिए पूरी स्टोरी जानना चाह रहे होते हैं और ऐसे पेरेंट्स सब कुछ बता नहीं रहे होते। और फिर ऐसे पेरेंट्स को ये लग रहा होता है कि शायद पुलिस भी साथ में मिली हुई है। मेजॉरिटी केसेस में पुलिस नहीं मिली होती, पुलिस को ये होता है कि अच्छा यार जो चीज़ भी है ना क्लियर करें। अब जब वो कहते हैं ना कि जब वो कैट आउट ऑफ द बॉक्स हो गई है तो फिर आप इतनी ज़्यादा अपनी इज़्ज़त के ढिंडोरे मत पीटें, आप हमें अब एक्सप्लेन करें कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, आपकी क्या प्रैक्टिसेस थी। तो उस केस में जब पुलिस की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा होता तो पुलिस के ऊपर भी एलिगेशन लग जाते हैं कि शायद कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होगा, शायद कोई ऐसा बंदा बीच में है जिसके इन्फ्लुएंस में आके ऐसा कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर रिपोर्ट एक डॉक्टर की गलत है तो आप किसी और डॉक्टर से करवा लें, 4 डॉक्टर से करवा लें। और वैसे भी जब कोई इशू नेशनल इशू बन जाता है, जैसे अब इसका इशू बन चुका है, मीडिया के अंदर प्रिवेल कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स दैट मच ईजी कि आप रिपोर्ट्स को भी टेम्पर्ड कर लें और बड़ा इजीली जो है ना इस केस से कोई भी शख्स एस्केप कर सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इनके स्टेटमेंट है उस पर मुझे इस तरह से लगता है कि विक्टिम के अलावा ना सराउंडिंग्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सब पर शक जा रहा होता है, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे उसका कोई भाई बहन हो, या चाहे दोस्त हो, या चाहे कोई भी हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है SHO ने भी इसलिए पूछा होगा कि आपकी बेटी से रिलेटेड 3-4 FIRs आपने पहले खुद कटवा चुके थे कि हमारी बेटी गायब है, उसको ढूंढने के, किडनैपिंग के FIRs, ठीक है। तो तुम मुझे सच बता दो ये वही SHO था जिसके पास ये पहले भी 2-4 दफ़ा जा चुके थे और अपनी बेटी को सर्चिंग के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारी बेटी को सर्च करके लाएं कि वो कहाँ है। और फिर लड़की जब वापस आती थी तो वो कहती थी मैं तो अपनी मर्जी से गई थी, उन लोगों को आपने कुछ नहीं कहना। अच्छा। तो ये वाली बैक स्टोरी भी सामने आ रही है, जिस वजह से मेरे ख्याल से SHO ने इनसे थोड़ा सा सख्ती से पूछा होगा कि कहानी क्या है पीछे, इस दफ़ा तुम ही हमें बता दो। तो ये रीज़न भी इसके लिए हो सकती है। अब नुमान अगर हम लोग आते हैं ना उन लड़कों के स्टेटमेंट पर कि उन लड़कों ने क्या स्टेटमेंट दिया, उनके फ़िलहाल स्टेटमेंट हिडन है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो उन्होंने कहा कि हमारे बेटों की जो स्टेटमेंट है हम देते हैं। जरी बात है वो जाकर अपने बच्चों से मिले होंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने पूछा होगा और फिर लड़कों ने बताया होगा कि बाबा जी, भाई जी या फिर चाचा जी जाकर ये स्टेटमेंट दें, ये बताएं मीडिया वालों को कि ऐसा हुआ क्या है। तो उसी की बेस पर आकर वो कर रहे हैं। तो इनके पेरेंट्स के बकौल जो बात समझो आप उन्हीं ने की है। बिल्कुल। अब यहाँ पे नुमान 4 लड़के इन्वॉल्व थे। पहला लड़का खलील था, हसन था, हसीब था और हुमाइस था। खलील की फ्रेंडशिप थी इशाल के साथ, ठीक है, और खलील जो था वो दोस्त था हसीब का। अच्छा। हसीब की फ्रेंडशिप थी हसन के और हम हुमाइस के साथ। ओके। अब आपको समझ आ गई, खलील का हुमाइस से कोई लेना देना नहीं था, हसन का कोई खलील से लेना देना नहीं था। और इसके अलावा हसीब और खलील के अलावा इशाल को दोनों वो लड़के नहीं जानते थे जो हुमाइस था और हसीब था। जो हुमाइस था और हसन था, ये दोनों उस इशाल को नहीं जानते थे। अब यहाँ पर सीन क्या होता है, मैं आपको उनके पेरेंट्स की स्टोरी बताती हूँ, जो इसके हुमाइस के पेरेंट्स और सबके पेरेंट्स बता रहे हैं। वो स्टोरी ये बताते हैं कि खलील की और इशाल की फ्रेंडशिप थी, इन दोनों ने आपस में मिलना था। खलील कॉल करता है हसीब को कि हमें कोई ऐसी जगह ढूंढ कर दो जहाँ पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ सकूँ। हसीब कहता है कि यार मेरी नज़र में ऐसी कोई जगह नहीं है और अपने नाम से कोई जगह मैं तुम्हें लेकर दूंगा तो ये ना हो कि मैं फंस जाऊं, मैं एक इज्जतदार लड़का हूं, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो वो कहता है यार कुछ करके ना कोई भी हमें जगह वक्ती तौर पे ले दे 1-2 दिन के लिए। वो क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा मेरी फुप्पू है, वो वेकेशंस पर गई हुई है गाँव अपने बच्चों के साथ, उनका घर खाली है, तुम दोनों ऐसा करो, तुम उस घर की मैं तुम्हें कीज दे देता हूँ। उसी मोहल्ले में ये खुद हसीब भी रहता होता है। अच्छा। कहता है हसीब और हसन उसी मोहल्ले में रहते होते हैं। वो कहता है कि ठीक है तुम उस घर में आ जाना, लेकिन सुबह होने से पहले अंधेरे में ही वहां से चले जाना। अच्छा घर पे है खाली तुसी ना सुबह सवेरे ना दरवाजा बंद करके निकल जाना यार, मुंह अंधेरे निकल जाना कि कोई भी तुम्हें वहां से आता जाता ना देखे। हाँ। क्योंकि हमारी इज्जत का मामला है, घर लॉक है, फिर यहाँ पर तरह तरह की मेरे ऊपर बातें होंगी। हाँ। खलील कहता है कि ठीक है हम लोग आ जाते हैं। इशाल और खलील ये दोनों जाते हैं उस घर में। उस घर में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे नाइट होती है तो वहां से बहुत ज्यादा चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आती हैं। अच्छा। लड़की की। तो हसन और हसीब दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहते होते हैं, साथ ही उनके घर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसके घर को जंप करके गेट को अंदर जाते हैं और जाकर वो नॉक करते हैं, पता करते हैं कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। तो खलील बताता है कि लड़की ड्रंक है,
ठीक है, उसने ड्रग्स लिए हुए हैं, वो डांसिंग पिल्स ली हुई हैं, जिसकी वजह से उसके मैदे में दर्द होना शुरू हो गई है। ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਬਕੌਲ ਹੱਸਣ ਦੇ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उसके मैदे में बहुत दर्द हो रही है और उसकी वो जो दर्द है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। वो वहाँ पर उसे कहता है कि यार इसका ये चीखना चिल्लाना बंद करवाओ। इससे पहले मोहल्ले वाले सुने, वो कहता है कि तुम इसको लेकर यहाँ से कहीं पर भी जाओ, मेडिकल स्टोर जाओ या कुछ भी करो, अब इस घर को खाली करो। अच्छा। ठीक है, इससे पहले ये मामला कहीं फैले या कुछ, तो खलील उनसे कहता है कि मुझे सुबह 9 बजे तक का टाइम दो, इसकी थोड़ी सी तबीयत संभलती है, फिर हम जाते हैं। लड़की उस रात वो सो जाती है, हो जाता है मामला, रात सुबह के 9-10 बजे उसकी फिर से तबीयत खराब होती है। उसकी मुसलसल तबीयत जो है वो वर्स्ट हो रही होती है और फिर उसको एक और रात वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, उधर जाना पड़ता है। 5-6 तारीख भी उसको वहीं पर हो जाती है। फिर ये लोग मेडिकल स्टोर वाले को बुलाते हैं, बुलाकर जब उसका चेकअप करवाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला उसे ड्रिप श्रिप लगा देता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये उसकी तबीयत नहीं संभल रही होती। अब इन्हें समझ नहीं आती तो हसन क्या करता है, हसन हुमाइस को कॉल करता है कि यार तू जल्दी से आ जा, इस तरह अपनी मदर को साथ लेकर आना। ठीक है, हुमाइस को कहता है अपनी मदर को साथ लेकर आना ताकि हमारे पास कोई लेडी होगी तो हम लोग इसको ना हॉस्पिटल ले जाते हैं सारे मिलके, पता नहीं ये कोई नया ही ना हमारी चीज़ सर पे ना चढ़ जाए। तो वो जब हुमाइस अपनी मदर से ये बात डिस्कस करता है ना कि मैं इस तरह एक लड़की की तबीयत ख़राब है, फ्रेंड्स में से ये मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगा हूँ, तो उसकी माँ मना कर देती कि तुमने नहीं जाना, बिला वजह ने कि तुम्हारे सर पड़ जाएगी, हम लोग गरीब से लोग हैं, हम लोग कहाँ फिर इधर उधर भटकते फिरेंगे। तू एक मिनट आ यार, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, तू अपनी अम्मी ले आ ताकि कोई औरत होनी चाहिए साढ़े नाल। वो कहता है मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो 3 दिनों में उस घर गया ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो जाने जाके उनकी हेल्प करनी है, हॉस्पिटल एडमिट करवाकर मैंने तो वापस आ जाना है। फिर ये चारों लोग क्या करते हैं, गाड़ी में उस लड़की को रात के 9 बजे बिठाते हैं क्योंकि दिन के टाइम वो उस घर से नहीं निकल पाते, इज्जत का बाकियों के भी सवाल होते हैं। वो रिलेटिव्स का घर था, वो लोग रात के 9:30 बजे इसको गाड़ी में बिठाते हैं, इशाल को गाड़ी में बिठाकर लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, व्हील चेयर पर लेकर जाते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाकर छोड़कर फिर वही सारा उसको कॉल करने की कोशिश करवाते हैं दुआ के ज़रिए और दूसरी स्टोरी के ज़रिए कि अच्छा, और दूसरी लड़की के ज़रिए कि इसकी मदर को पता लगे। फिर जब इसके पेरेंट्स आते हैं तो फिर वो सारी स्टोरी है जो आपके सामने है। तो अब आप लोगों ने सुन लिया कि जब दोनों साइडों की स्टोरी सुनते हैं तो पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। वही बात जो मैंने स्टोरी सुनने से पहले ही कर दी कि कसूर किसी एक का होता है, लेकिन बीच में जो बाकी के लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। मुझे भी ऐसी ही रीच आज से कुछ साल पहले जब मैं अकेला रहता था ना, तो फ्रॉम नो रीज़न एक लड़का ना बड़ा मेरे पीछे पड़ गया पहले दोस्ती करने के लिए। अच्छा, मैंने जब उसके साथ दोस्ती कर ली, मैंने कहा यार इतना इंटरेस्ट ले रहा, कर लेता हूँ दोस्ती। जब मैंने उससे दोस्ती कर ली तो वेरी थर्ड डे उसने जो है ना मुझे एक फरमाइश रख दी कि यार मुझे पता है आप अकेले रहते हो, तो आप सुबह के दिन के टाइम जाते हो ऑफिस जाते हो, शाम को आप आते हो, सारा दिन तो आपका खाली होता है, ठीक है। तो मैं ना, मेरे 1-2 दोस्त हैं, तो हम लोगों ने छोटी मोटी पार्टी शार्टी करनी होती है, तो आपको हम इस चीज़ का पे कर देंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमें जो है ना अपनी जो आपका घर है छोटा सा, वो आप हमें इस तरह दे दिया करो, इस तरह आपकी भी अर्निंग हो जाया करेगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, सॉरी माजरत से, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी कॉमन सेंस थी उस टाइम भी कि भाई मुझे बहुत अच्छे से पता है वो पार्टी आपने क्या करनी है, मुझे बहुत अच्छे नाम पे किसने वहाँ पर किसने आना है, वहाँ पर कुछ भी होना है। मैंने उस प्रॉपर्टी का जो है मैं उसका रेंट पे करता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर जो सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उधर कौन आ रहा जा रहा है वो मेरी है, ठीक है। कल को कुछ भी होता है, ठीक है, तो नाम मेरा भी बीच में आ जाना है कि हाँ भाई बुलाओ, ये किसका अपार्टमेंट है या किसका घर है, ठीक है। सो इसीलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बॉयज़ को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि फॉर गॉड से अपने तमाम इस तरह के दोस्तों से 500 गज़ दूर रहा करो जो आपसे आपकी कोई प्रॉपर्टी या फिर आपकी कोई ऐसी हेल्प लेने की कोशिश करें जिसके अंदर कोई लड़की इन्वॉल्व हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आपके सामने इस टाइम आया हुआ है शाल वाला, और मेरे ख्याल से ये केस स्टडी भी है, ये आप लोगों के लिए लर्निंग कर्व भी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कैसे आपने अपने किसी दोस्त की हेल्प की, उसके पेरेंट ने एलिगेशन में चारों को रगड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने 1970 की कोई ऐसी मूवी देखी थी जिसके अंदर एक लड़की के साथ 4 लोग रेप करते हैं। अब उसको पूरे दिमाग में बस ये बैठा हुआ है कि अगर मेरी बच्ची को 4 लड़कों के साथ कहीं पर किसी ने कोई देख लिया तो उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसे किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बच्चे को पालना, बड़ा करना, 17, 18, 20 साल का करना, ये जब आप ज़िंदगी में पेरेंट बनेंगे तो पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। और ऐसे कैसे कोई किसी का इल्ज़ाम लगा के, अब मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं,
एक चीज़ को सिर्फ आप अंडरस्टैंड करें कि अगर रिपोर्ट के अंदर ये आ जाता कि वाकई लड़की के साथ रेप हुआ है, अब वो रेप भले एक ने किया हो लेकिन ये चारों रगड़े जाते या हैं, रेप हो ही ना वो, ठीक है, या रेप हो ही ना, उसको रेप बना दिया जाए या कुछ भी, ठीक है, तो फिर मुझे बताएं क्या होना था इन चारों का, सब कुछ बर्बाद। अभी तो फिर भी चलो एक होप है ना कि रिपोर्ट आ गई है, उसमें नज़र आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो प्लीज़। अच्छा नुमान, ये बात अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ठीक है भाई ये तो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं ना, पेरेंट्स ने तो हमेशा अपने बच्चों का साथ देना है। आप लोग अब ज़रा ये वाले क्लिप्स देखें। बच्चा काफ़ी अच्छा था, सुलझा हुआ था। तो लड़का शरीफ था, बिल्कुल बहुत अच्छा लड़का था। यहाँ पर उनके नेबर से भी फर्दर जो है ना नुमान रिपोर्ट्स ली जाती हैं कि अच्छा ये जो फलां लड़का था इसका यहाँ पर बिहेवियर कैसा था, इसका कैसा था, इसका कैसा था, वो सबके बारे में जब रिपोर्ट्स कलेक्ट होती हैं ना तो सबकी सेम रिपोर्ट्स आती हैं कि यार ये लड़के तो कभी भी इस तरह से देखने वाले हमें लगे नहीं है, तो शुरू से यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर पैदा हुए, इसी मोहल्ले में यहीं पर जवान हुए, यहीं पर रहते थे ना, इनकी फैमिली की कभी कोई इस तरह की हिस्ट्री रही है कि कभी पुलिस आई हो या लड़के ने नशा करके गली मोहल्ले में फिरता रहा हो या कोई अयाश किस्म के दोस्त घर में आते हो, इस तरह का कुछ भी नहीं हमने कभी भी देखा। तो ये वाली भी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। और ख़ास तौर पे हुमायूस के जो फादर है वो यहाँ पर एक और बात भी इस लड़की के ऊपर करते हैं, वो यहाँ पर ये एक और बंदा है जो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि लड़की पहले से ही लोगों के साथ आना जाना था। बिल्कुल ऐसी बात है। देखें लड़की का कैरेक्टर कैसा था वो इस दुनिया में नहीं है, उसको तो हम ज़्यादा डिस्कस कर नहीं सकते, लेकिन बहरहाल लड़कों को जो अंदर डाला हुआ है जेल के अंदर, और अब ओबियसली तो जो चीज़ उनके बारे में भी आ रही है फैक्ट के, हम हमेशा ना क्या कहते हैं कि एक लड़की के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो हम उस चीज़ को बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जेलों के अंदर आज भी ऐसे हज़ारों नहीं लाखों लड़के बेचारे कैद हैं जो किसी ना किसी लड़की की वजह से ही हैं और वो झूठे केस के अंदर चले गए हैं और अब उनके ऊपर वर्डिक्ट सुना दिए गए हैं जज ने, अब वो बस अपनी सजाएं काट रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। हाँ। अभी इशाल फातिमा केस के दौरान ही एक हमजा में भी लड़का है, उसका शायद हमजा ही नाम है, कराची का एक केस सामने आता है जहां पर एक लड़की अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर अपने जो है उसका जो हस्बैंड होता है जिससे वो प्यार की शादी करती है उसको फांसी चढ़ाकर चली जाती है। बताएं। उस लड़के ने, वो जो 30 साल का लड़का था जिसकी कत्ल होता है, वो क्या करता है, उस लड़की को जो पहले से शादीशुदा है उसके 3 बच्चे, तीनों बच्चों समेत एक्सेप्ट करता है, उसको अच्छे से उससे प्यार करता है, उससे शादी करता है, वलीमा होने वाला होता है और वलीमे वाले दिन उसकी लाश मिलती है उसके कमरे से और पेरेंट्स सब बता देंगे भाई इस बंदी ने मारा, उसको जो फांसी दे दी। अब आपने इसकी कितनी एक रिपोर्ट सुनी है, अब आपने कितना इस केस का चर्चा सुना होगा, वो लड़का भी तो था ना, वो यहाँ पे लड़के की डेथ हुई ना इसलिए लड़की ने मारा है। ठीक है, लड़की की शक्ल थोड़ी सी अच्छी हो तो पूरा पाकिस्तान साथ मिल जाता है, पागल हो जाता है कि हाँ जी हाँ बस बड़ा ही गलत हुआ, शक्ल से बड़ी मासूम लग। अरे भाई वो कहते हैं ना शक्ल मोमिना करतूत काफिरा, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं इसी पाकिस्तान में जो दिखने में इतनी शरीफ लगेंगी, आप कहोगे कि यार इससे तो मतलब ना तो खूबसूरत, तो मतलब ये ऐसी लड़की इसको हाथ लगाओ मैली होती है, लेकिन भाई वो दुनिया के सारे मैले काम कर चुकी होती है। तो इसलिए शक्ल पे मत जाया करें। वो कि इंग्लिश की एग्जांपल है, नेवर जज द बुक फ्रॉम इट्स कवर। ठीक है, इसी तरह किसी इंसान को भी जज नहीं करना चाहिए जब तक उसकी एक्चुअल सामने ना आए। ठीक है, तो लिहाजा मेरे ख्याल से इस केस के अंदर फर्दर फाइंडिंग्स आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और जैसे जैसे स्टोरीज़ आएंगी हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर हम मज़ीद अपडेट करें, तो हम आपको ज़रूर करेंगे। और ये सभी जो केस लास्ट में रीज ने डिस्कस किया, अगर आप इसके ऊपर फर्दर हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने हमें कॉमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। एंड हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 291। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।